बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, इसका पार्ट जो है वो हम 4 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहे। पिछला पार्ट देखने के लिए ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट देखने के लिए इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा, तो प्लेलिस्ट का एड्रेस समझ लीजिए। इसी स्क्रीन के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 सारी वीडियोस वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाएंगी। आपको किसी वीडियो को क्लिक करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके थंबनेल पे ही क्लियरली बड़ा बड़ा नज़र आ जाएगा कि ये चैप्टर है और इसका ये पार्ट है। ठीक है भाई, हर चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है। कोई टॉपिक आपकी बुक का जो है वो छोड़ा नहीं जा रहा। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के साथ साथ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी आप करना चाहेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप देखें 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी, उसमें भी सारी वीडियोस जो है पूरे 13 के 13 चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक के मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। और उनमें ख़ास तौर पे एक ग्रैंड टेस्ट है नोमेनक्लेचर का, उसको बार बार अटैम्प्ट करें, क्योंकि उस ग्रैंड टेस्ट के अंदर जो लगभग 2 घंटे का है, सारे मैंने नोमेनक्लेचर जो है वो एक जगह पर कंपाइल कर दी हैं और सोल्यूशन भी बताए हैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है भाई, इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। टॉपिक की तरफ चलते हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। कॉन्सेप्ट ले लेते हैं सबसे पहले। यही हमारा तरीका होता है कि आप कॉन्सेप्ट ले लें, क्या है ये, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी की सारी चीज़ें समझ लें, फिर इसके नोट्स जो है वो भी हम ले लेंगे। ये ग्राफ जो है ना, पहले आप इसको समझ लीजिए, ग्राफ, और इससे पहले ग्राफ पेपर को समझ लीजिए। ग्राफ पेपर जो आपके पास होता भी है, ठीक है। तो ग्राफ के पेपर की तो बात नहीं करूँगा, सिंपली आप इसको जो ग्राफ समझते हैं ना, ये जो ग्राफ है इसको आप सीख लीजिए। इसको आप नहीं सीखेंगे ना तो आप परेशानी में रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। बहरहाल ये इस किस्म की जो शक्ल आपको नज़र आती है, ये आपको सिर्फ ये बात बताती है, रिलेशन ताल्लुक़ बताती है दो चीज़ों का, टू थिंग्स, दो चीज़ों का। ये आपने पहले भी सुना है, इनवर्स रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप इसके अंदर हमारे पास होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या वो बढ़ रही है या वो घट रही है। ठीक है, तो दो चीज़ों का रिलेशन अगर आपको डिस्कस करना हो, देखना चाहते हो, तो ये हमारे पास एक मेथड है, एक तरीका है, जिसको हम जो है वो ग्राफ कहते हैं। इस पे ग्राफ बेसिकली बनता है मैं आपको समझाता हूँ। ये ज़ीरो की वैल्यूज़, ये ज़ीरो है यहाँ पर, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये लग दीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह की नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 2 कार्स ले लें, आसान सा है ये, 2 कार्स ले लें। ठीक है, एक कार जो है उसका ग्राफ ये बनता है, दूसरी कार जो है उसका ग्राफ जो है वो ये बनता है। ठीक है, ये कार ए है और ये कार बी है। ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्टेंस है, और ये स्पीड है। मतलब ये स्पीड की वैल्यूज़ हैं और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं। ये पहली वाली जो कार है, इसकी अगर इस पॉइंट पे हम चेक करें कि इस पॉइंट पर क्या
पोजीशन है इसकी, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो, बल्कि इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि स्पीड जो है ना वो तो जाहिर सी बात है, स्पीड जब बढ़ेगी तो यहाँ पे ले चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली जो पहली वाली जो कार है, इसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। आप देख रहे हैं ये कार ए का है, तो ये कार ए के दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर बता दिया, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर। इस पॉइंट के ऊपर जब कार पहुँची थी, यहाँ से कार ने 0 से स्टार्ट लिया था ना, यहाँ से चल के इस पॉइंट पे जब पहुँची थी कार, तो इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर थी, किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर थी इस जगह पर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसने डिस्टेंस कवर किया था 1 किलोमीटर का। मिसाल के तौर पर ये आर्बिट्ररी वैल्यूज़ हैं, अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता ना आपको। तो बहरहाल यहाँ पर इसने देखें, स्ट्रेट लाइन आप खींचे तो आपको पता लगेगा 1 किलोमीटर, मतलब ये जो कार ए है इसने 2 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और यही कार है इस पॉइंट पर ये हमें बता रहा है कि जब कार की स्पीड आपने 4 किलोमीटर पर आवर रखी तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी, इसको 10 और 20 कर लेते हैं, अब सही है 10 और 20, अब इजी हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये कार ए है, 0 से इसने स्टार्ट लिया है और ये आगे बढ़ती जा रही है। इसकी रफ़्तार इस पॉइंट पर इस कार की पोजीशन क्या है कि इसकी रफ़्तार कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया था, 10 किलोमीटर का। यही कार यहाँ तक पहुँची है, तो इस पॉइंट पर आके इसकी रफ़्तार कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 20 किलोमीटर, ठीक है। ये एक कार की आपके सामने मालूमात आ गई। अब ये दूसरी कार जो बी है, इसको आप देखें, यहाँ से ये कार यहाँ तक आई है, तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको चेक करें, इसी पॉइंट पे तो आप ये देखें इसी पॉइंट पे, तो अब ये जो कार बी है इसकी रफ़्तार, ये मैं हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा हूँ, 4 किलोमीटर ही है, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ़्तार है। लेकिन इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये देखें, इसने डिस्टेंस किया है 30 किलोमीटर पर आवर। आप फ़र्क देख रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर दोनों कार हैं, इसका मतलब एक कार बड़ी अच्छी है और दूसरी कार जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ग्राफ का फ़ायदा होता है। तो पहली कार 0 किलोमीटर यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक पहुँची तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ़्तार थी। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 10 किलोमीटर पर आवर का। और यही कार ए जो है जब इस पॉइंट पर पहुंची है तो इसने कितनी इसकी रफ़्तार थी, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ़्तार थी। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया था, 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो दूसरी कार है इसको देखिए आप, दूसरी कार जो है उसने भी यहीं से डिस्टेंस अपना शुरू किया है और ये सेम पॉइंट पे पहुंची है यहाँ पे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद अब देखिए कितनी रफ़्तार है इसकी, 4 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार जो है ये बड़ी अच्छी है, ठीक है। और इस पॉइंट पर आके ज़रा अगर मैं इसको चेक करूं तो इसकी रफ़्तार कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार है और इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये ग्राफ जो है ये हैं बेसिकली ग्राफ, ये वाले, ये लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं इसमें, ये लाइनें आपको बता रही हैं और दो चीज़ों को कंपेयर कर रही हैं, दो चीज़ों का रिलेशन बता रही हैं। तो ग्राफ का बेसिकली काम ये होता है कि ये रिलेशन बताता है दो चीज़ों का। यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं वो स्पीड है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैं मानता हूँ इस बात को, ये एग्जाम्पल मैंने कोई अच्छी नहीं दी, क्योंकि अगर टेक्निकल देखें आप तो बच्चे हैं तो आप तो इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो टीचर हजरात सुन रहे होंगे वो ज़रूर बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल दूसरी दे के समझा देते, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। बहरहाल तो लेकिन समझने के लिए अच्छी है, बच्चों को आसानी से जो समझ में आ जाए कि
ये यहाँ पर अब स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का आप रिलेशन देख रहे हैं एक चीज़ से मुताल्लिक। ये कार है हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, और ये दूसरी कार बी है जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। दोनों सेम पॉइंट पर पहुँचे हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, लेकिन ये कार ए इस पॉइंट पर पहुँची है तो इसकी रफ्तार 4 किलोमीटर थी, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। ये दूसरी कार है, सेम पॉइंट पर जब पहुँचती है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड है इसकी, 4 किलोमीटर पर आवर। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 30 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है ग्राफ का, जिसमें आप दो क्वांटिटीज़ को रिलेट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास अब अपने इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं ना। फिज़िक्स के अंदर, फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर हम चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ों के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो डिफॉर्म होती हैं। तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं इसको स्ट्रेस कहते हैं, ये फोर्स जो आप लगा रहे हैं। और स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस फोर्स जो आप लगा रहे हैं, और स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन यानी कि चेंज इन शेप। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन शुरू होती है, उनकी बॉडी और शेप के अंदर चेंज आता है। उस चेंज को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं और उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब इसी ग्राफ को अगर मैं यहाँ से स्पीड हटा के मैं फोर्स कर देता हूँ या स्ट्रेस कर देता हूँ कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हटा के मैं स्ट्रेन कर देता हूँ, तो उसमें कितना स्ट्रेन आ रहा है, कितना स्ट्रेन आ रहा है, कितनी डिफॉर्मेशन उसके अंदर हो रही है। अब हमारे पास सॉलिड्स जो है वो बहुत सारी किस्मों के होते हैं सॉलिड्स। तो हमने 3-4 किस्मों के सॉलिड यहाँ पर लिए हैं और उनको जो है हम यहाँ पर एट द सेम टाइम रखेंगे। पहली किस्म का सॉलिड, दूसरी किस्म का सॉलिड, तीसरी किस्म का सॉलिड, चौथी किस्म का सॉलिड, ठीक है। और यहाँ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे सेम उसके ऊपर, और हम देखेंगे कि सेम स्ट्रेस के ऊपर ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जो सॉलिड्स हैं इसमें कितना कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आपको पता है ना, सॉलिड ये जो है, मिसाल के तौर पर ये एक सॉलिड है, इसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये इतना जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, इतना जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, इतना इसमें स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये दूसरा सेम लेंथ है इस ऑब्जेक्ट की आप इस पर फोर्स लगाते हैं, ये सिर्फ इतना ही डिफॉर्म होता है। तो सेम स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं, सेम स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस जो है वो सेम अप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर भी और इस ऑब्जेक्ट पर भी। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर वो स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें कितना डिफॉर्म हो रहा है, मतलब कितना इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो आप सेम स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना डिफॉर्म हो रहा है, कितना इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखें सिर्फ इतना। तो यही काम हम यहाँ पर ग्राफ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। 4 किस्म के, मुख्तलिफ़ किस्मों के हमारे पास सॉलिड्स हैं और सेम स्ट्रेस जो है उनके ऊपर अप्लाई होगा, और हम देखेंगे कि सेम स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेन जो है उनका डिफरेंट आपको नज़र आएगा, ठीक है भाई। तो और ये सब कुछ जिसमें आप 4 डिफरेंट सॉलिड्स को दिखा रहे हैं, सेम स्ट्रेस के ऊपर 4 डिफरेंट सॉलिड्स जो हैं वो उनका डिफरेंट स्ट्रेन जो आप दिखा रहे हैं, सेम स्ट्रेस के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेन दिखा रहे हैं आप 4 सॉलिड्स में, 4 किस्म के सॉलिड्स में। तो इसको जो है हम एक ग्राफ की मदद से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। उस ग्राफ को हम कहते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। यहाँ फोर्स से मतलब समझ जाइए स्ट्रेस, और एक्सटेंशन से मतलब समझ जाइए स्ट्रेन। तो ये ऐसा ग्राफ है जो कि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंपेयर करके दिखाएगा। बेसिकली ग्राफ का यही काम होता है। 2 क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। समझ में आ गया भाई, ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब चलते हैं यहाँ पर इस ग्राफ की तरफ। अब मैं वो ग्राफ बनाता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला। ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है अब मैं आपके सामने बनाता हूँ, क्योंकि उसी के ऊपर सारा का सारा गेम है।
ये रहा वो ग्राफ, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस, जिसको स्मॉल सिग्मा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये रहा आपका स्ट्रेन, जिसको हम, ये भी सिग्मा का ही सिंबल है आई थिंक, तो ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। यहाँ पर 0 की वैल्यू है और यहाँ पर जो है वो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ये आप ले लीजिए, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 इसको आप ले लीजिए, ठीक है भाई। अब 4 किस्म के हमारे पास जो हैं वो सॉलिड्स हैं। एक हमारे पास ब्रिटल सॉलिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तीसरा जो है वो डक्टाइल सॉलिड है, और चौथा प्लास्टिक है। अब मैं इनको बना रहा हूँ यहाँ पर। ये आ गया पहला वाला, ये आ गया दूसरा वाला, ये तीसरा वाला आ गया, और ये चौथा वाला आ गया आपके पास। अब इन चारों को देखिएगा, इनको मुख्तलिफ कलर्स से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। ये वाला ब्लू कलर में है, आपकी बुक में देखें तो आपको नज़र आएगा, ये वाला ब्लू कलर में है, और ये वाला जो है हमारे पास रेड कलर में है, दूसरा वाला। ये तीसरा वाला जो है ये हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर में है, और ये चौथा वाला जो है ये हमारे पास पर्पल कलर में, पर्पल कलर। अब देखें सेम स्ट्रेस, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सेम स्ट्रेस जो है, सेम स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे यहाँ से। इसको अगर ले लें मिसाल के तौर पर, इस पे स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 5 है। अब 5 के ऊपर ये पहला वाला जो हमारे पास सॉलिड की टाइप है, ये दूसरी वाली जो टाइप है जिसको रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीसरी वाली जो टाइप है जिसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये चौथी वाली टाइप जो है जिसको पर्पल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं इन पे से एक लाइन बनाऊँ और यहाँ तक इसको लेके आऊँ, ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं इसके पॉइंट्स की तरफ। अब इसके नोट्स ले लें, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, इसको मिटा दूँ ज़रा। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, सबसे पहली बात कोई आपसे पूछता है भाई ये क्या है, आप उसको बताएं टाइप ऑफ ग्राफ है, टाइप ऑफ ग्राफ है, ठीक है भाई। विच शोज द रिलेशन, विच शोज द रिलेशन, जो कि आपको बताता है, विच शोज द रिलेशन बिटवीन फोर्स यानी कि स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन, यानी कि स्ट्रेन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, आपको किस किस्म की मालूमात फिर मिलती हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, दूसरी हेडिंग डाल लें, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। तो इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से आपको मालूमात किस किस्म की मिलती हैं। यंग्स मॉड्यूलस से मुतालिक मालूमात मिलती हैं। दूसरी मालूमात किससे मिलती है, यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में मालूमात मिलती है। अब ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आप सिर्फ लिख लें इसको। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके बारे में आपको मालूमात मिलती है। 3 किस्म की इंफॉर्मेशन आपको ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो देता है, ठीक है भाई। इसमें हमारे पास जो है वो, अब ये पहला वाला देख लें, ये ब्लू वाला,
ये ब्लू वाला जो है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। द ब्लू लाइन, द ब्लू लाइन, और ये कौन सा है हमारे पास, किस टाइप की सॉलिड है, ये ब्रिटल सॉलिड है। ब्रिटल सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना भुरभुरा, ब्रिटल, ठीक है, जो आसानी से टूट जाता हो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड ना हो, जो एमरफस सॉलिड हो, ठीक है, जिसका कोई ख़ास किस्म की शक्ल ना हो, इस किस्म का जो है वो सॉलिड, उसको हम देख रहे हैं। और यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन से, ठीक है भाई, द ब्लू लाइन, ये हो गया। क्या कर रही है, रिप्रेजेंट ये ब्लू लाइन जो है। अब ये लाइंस को हम बात करेंगे, तो लाइंस की बात करेंगे तो हम असल में इस ब्रिटल सॉलिड की बात करेंगे। तो ये ब्लू लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बिहेवियर, बुलेट्स में पॉइंट्स बताऊंगा। बिहेवियर, किसका बिहेवियर, इलास्टिक मटेरियल का, इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। ये इलास्टिक मटेरियल जो है वो फॉलोज हुक्स लॉ, फॉलोज हुक्स लॉ, फॉलोज हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ क्या है आसान लफ्ज़ों में, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पिछली वीडियो में हुक्स लॉ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब जितना ज़्यादा आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। मतलब जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो डिफॉर्म होगा, उतना ज़्यादा उसकी शेप में चेंज आएगा, ठीक है भाई। तो ये ब्लू लाइन के अंदर ये जो ब्रिटल हमारे पास सॉलिड है, ये आसान लफ्ज़ों में सिर्फ हुक्स लॉ को ही रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये लीनियर कहलाती है, लीनियर। तो क्या ऐसा नहीं होता कि नॉन लीनियर भी हो, कभी ऐसा भी होता है कि हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं लेकिन उतना स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। आप चीज़ों को खींचेंगे वो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा खींच देंगे तो फिर क्या होगा, अब आप स्ट्रेस लगा तो रहे हैं लेकिन स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब कि एक लिमिट है किसकी, स्ट्रेन की, डिफॉर्मेशन की। ये नहीं कि आप स्ट्रेस लगाते रहें और वो जो है वो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक लिमिट है। उसके बाद जाके जब आप जो है वो स्ट्रेस लगाएंगे तो उससे स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और आप लगाते रहें, और अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो अब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे ये टूट जाएगा, ठीक है। फॉलोज हुक्स लॉ। अब यहाँ पर इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कुछ बता रहे हैं, पॉइंट्स, ये भी हेडिंग डालना है, पॉइंट्स। दो किस्म के पॉइंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे जिसको मैं ऊपर एक्सप्लेन करूँगा। एक हमारे पास यील्ड पॉइंट कहलाता है, यील्ड पॉइंट, एक हमारे पास यील्ड पॉइंट कहलाता है। दूसरा हमारे पास अल्टीमेट एक्सटेंशन, अल्टीमेट एक्सटेंशन, अल्टीमेट एक्सटेंशन, और इसको एक और नाम भी देखते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। इसी ब्लू लाइन के ऊपर, इसी ब्लू लाइन पर ही आपको दो पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट जो है वो यील्ड पॉइंट कहलाएगा, दूसरा पॉइंट जो है वो अल्टीमेट एक्सटेंशन या फ्रैक्चर पॉइंट कहलाएगा। इसको हम मिसाल के तौर पर यील्ड पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को, और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये अल्टीमेट एक्सटेंशन, या इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट भी कहते हैं। मैंने कहा ना, तीन कैटेगरी आपने जहन में रखनी है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं और उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है एक हद तक, उसके बाद आप स्ट्रेस लगा रहे हैं लेकिन स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी जगह रुका हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आप लगाते रहेंगे, स्ट्रेस लगाते रहेंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट वो होगा जो एंड पॉइंट है कि अब मज़ीद वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता और अल्टीमेटली क्या होगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा।
अब यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट एक्सटेंशन पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, इनके नाम आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी इनको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास जो है यहाँ पर, ये यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन मतलब ये वो पॉइंट है, ये रहा, जो इससे ज़्यादा मज़ीद ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। वैसे मुझे इसको इस जगह पर ही लगाना चाहिए था, आखिरी वाले पे, क्योंकि यहाँ से तो हमें एक्सटेंशन नज़र आ रही है, बल्कि नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोला, बस यहाँ ध्यान लगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, यील्ड पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन मतलब इस पॉइंट से आगे अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं हो सकती, मज़ीद स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, मज़ीद डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ये वो पॉइंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको भी ज़रा नोट कर लीजिए। मीन्स इसका ये है कि मीन्स स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब हुक्स लॉ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जितना आप स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना स्ट्रेन जो है यील्ड पॉइंट तक शो हो रहा है, ठीक है भाई। अब अल्टीमेट एक्सटेंशन पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये लीनियर भी है, ये लीनियर भी है। पिछली वीडियो में भी मैंने लीनियर और नॉन लीनियर को एक्सप्लेन किया था आपको, मतलब जितना आप स्ट्रेस लगा रहे हैं उतना ही स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाने के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सफिशिएंट स्ट्रेस लगाने पर सफिशिएंट स्ट्रेन ही आपको मिल रहा है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर। स्ट्रेस और स्ट्रेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये यंग्स मॉड्यूलस को भी फॉलो करता है, ठीक है। आप फोर्स को रिमूव करेंगे, ये दोबारा अपनी पुरानी वाली शक्ल में आ जाएगा, फोर्स जैसे ही रिमूव करेंगे, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास जो है अल्टीमेट एक्सटेंशन, अल्टीमेट एक्सटेंशन, अल्टीमेट एक्सटेंशन पॉइंट, अल्टीमेट एक्सटेंशन पॉइंट, और इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट एक्सटेंशन पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट, ये इसका दूसरा नाम है। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, इसके नाम पे गौर करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर आप स्ट्रेस तो अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और फाइनली अल्टीमेट का मतलब ये होता है फाइनली, इन द लास्ट, आखिरकार आप एक्सटेंशन पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से मज़ीद एक्सटेंड नहीं होता, वो अल्टीमेट पॉइंट है उसकी एक्सटेंशन का, उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, और वहीं पर फिर क्या होगा, वहीं पर वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा वो जो आपका सॉलिड है, और इस पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट भी इसीलिए कहते हैं। इसके भी पॉइंट्स नोट कर लें। पहली बात, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है ये। दूसरी बात, मोर स्ट्रेस बट नो स्ट्रेन। डू नॉट रिवर्स, इस पॉइंट पे आके जो है वो डू नॉट रिवर्स भी नहीं होता, रिवर्स बैक भी नहीं होता इस पॉइंट पे आने के बाद। बियॉन्ड विच इस पॉइंट से आगे अगर आप लेके गए, बियॉन्ड विच, इससे आगे लेके गए, इट ब्रेक्स, ठीक है भाई। अल्टीमेट एक्सटेंशन पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट ये नॉन लीनियर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लेकिन स्ट्रेन ना होने के बराबर है। डू नॉट रिवर्स, ऐसा नहीं हुआ कि आप इसको यहाँ फोर्स या स्ट्रेस अगर ख़त्म कर देंगे तो दोबारा पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा अपनी, नहीं, इस पॉइंट पे आने के बाद अब पुरानी पोजीशन पे नहीं आएगा। यील्ड पॉइंट पे आने के बाद
अपनी पुरानी पोजीशन पे ये आ सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और बियॉन्ड विच, इससे अगर आगे आप थोड़ा सा भी जाएंगे अब, तो आपका वो सॉलिड जो है वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। द ग्रीन लाइन, अब इस वाली लाइन को डिस्कस करेंगे, ग्रीन लाइन को, ये वाली जो लाइन है। ये रेड लाइन जो है इसको सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। अब इस वाली को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रेड वाली को एंड में करेंगे, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, ये वाली, ये अजीब सी जो जा रही है, ये अजीब सी जो जा रही है, इसको हम डक्टाइल कहते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल से मतलब ये है कि ये ऐसा सॉलिड है, डक्टाइल से मतलब ये है, ये ग्रीन वाला जो है ये एक ऐसे सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी ट्यूब्स बना सकते हैं। ऐसे सारे सॉलिड्स डक्टाइल कहलाते हैं, जिनको आप डक्ट्स में, नालियों में, ट्यूब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये ग्रीन लाइन ये रहा हमारे पास। अब इसको देखते हैं। पहली बात, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्रीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है, बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है किसका? विस्को इलास्टिक मटेरियल का, विस्को इलास्टिक मटेरियल। ये विस्को इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं? विस्को वर्ड निकला है विस्कोसिटी से। अगर आपको याद हो, विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है? फ्लूइड से, लिक्विड से। विस्कस, गाढ़ा, याद आया? इलास्टिक, इलास्टिसिटी किसके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर। के आप जो इलास्टिक बैंड होता है उसको पकड़ के आप खींचते हैं, छोड़ते हैं, दोबारा अपनी जगह पे आ जाता है, इलास्टिसिटी। तो ये एक ऐसा विस्को इलास्टिक मटेरियल होता है कि आप इसको पकड़ के खींचेंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा जिस पे ये दोबारा वापस चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऐसा ये कर लेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर ये दोबारा वापस नहीं जाएगा, बल्कि ये आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी बताता हूँ इसको। इसकी विस्को की मिसाल आसान सी है, समझ लीजिए आपके, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये स्ट्रेच होके यहाँ तक आ गया, यहाँ तक ये आ गया, यहाँ से। अब जैसे ही यहाँ से आपने फोर्स अपनी हटा दी, स्ट्रेस अपना रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? ये वापस नहीं जाएगा, बल्कि ये अब खुद नीचे जाना शुरू कर देगा। क्यों? ग्रेविटी भी तो लग रही है ना। आपने अपना स्ट्रेस ख़त्म कर दिया, लेकिन ग्रेविटी तो लग रही है ना इसके ऊपर, तो ये खुद ब खुद यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हनी निकालते हैं आप, या केचप निकालते हैं बोतल में से, तो देखें वो लंबा होता चला जाता है। ऐसे ही होते हैं ना गाढ़े लिक्विड जो होते हैं, ठीक है, डेंस लिक्विड जो होते हैं, विस्कस लिक्विड जो होते हैं, जैसे हनी है, वो बोतल में से निकालेंगे तो वो टपकता रहेगा खुद ब खुद ही। ऐसा ही ये मामला होता है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं, सॉलिड वाला मामला भी है, लिक्विड वाला मामला भी है, लेकिन एक लिमिट तक। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको खींचेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये दोबारा बैक जाएगा, डाउन जाएगा, इस तरह से होगा। लेकिन इससे अगर आप आगे लेके इसको यहाँ तक आ जाते हैं, अब अगर छोड़ेंगे तो अब ये बैक नहीं जाएगा, अब ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इस पॉइंट पर, बल्कि इस पॉइंट पर आपने अपना स्ट्रेस ख़त्म भी कर दिया, ये अब भी बिल्कुल लिक्विड ही की तरह नीचे जाएगा। और फाइनली एक पॉइंट इसका ऐसा आएगा जहाँ तक पहुँचने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, खुद ही टूट जाएगा। तो ये इस किस्म के सॉलिड्स हैं जो कि बैक वक्त आपको जो है वो सॉलिड और लिक्विड का बिहेवियर शो करते हैं। उन सॉलिड्स की बात हो रही है, ठीक है भाई। इसीलिए ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा यहाँ से यूँ नज़र आ रहा है यहाँ तक, और उसके बाद ये ऐसा नज़र आ रहा है, ये वजह ये ग्रीन वाला जो आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें नज़र आती हैं, ठीक है भाई।
विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होगा इसके अंदर, इनिशियली डिफॉर्म, ये डिफॉर्म होगा, इनिशियली ये डिफॉर्म होगा इलास्टिकली, जैसे मैंने बताया था ना, दोबारा रिवर्स करेगा इलास्टिकली। लेटर जितनी डिफॉर्मेशन इलास्टिकली हो सकती है उतनी होगी, और उसके बाद क्या होगा, डिफॉर्म स्लोली डिफॉर्म करेगा ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, और ये कांस्टेंट फोर्स कौन सी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इसको नीचे लेके जा रही है। ठीक है भाई। इवेंचुअली मतलब आखिरकार, रीचिंग अ मैक्सिमम एक्सटेंशन, और क्रीप लिमिट। तो स्टार्टिंग में आपने फोर्स लगाई, उसको आपने डिफॉर्म कर दिया, आपने फोर्स हटा दी है, उसके बाद नेचुरली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है खुद ब खुद ही। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि जहाँ तक उसका एंड हो जाता है, उसके बाद जाके वो रुक जाता है, उससे आगे मज़ीद वो डिफॉर्म नहीं होगा, उससे आगे अगर बढ़ेगा तो वो टूट जाएगा। तो वो जो पॉइंट है इवेंचुअली, आखिरकार, रीचिंग अ मैक्सिमम एक्सटेंशन पे पहुंच जाएगा, और इसी को हम क्रीप लिमिट भी कहते हैं। तो क्रीप लिमिट की जब बात आए तो समझ जाइएगा कि ये विस्को इलास्टिक मटेरियल की बारे में बात की जा रही है, और विस्को इलास्टिक मटेरियल के उस पॉइंट की बात की जा रही है जो फाइनली जहाँ तक पहुँचकर वो रुक जाता है, वो मज़ीद डिफॉर्म नहीं होता, उससे आगे वो जो है वो ब्रेक हो जाता है। ग्रीन वाला भी डिस्कस हो गया। अब पर्पल वाले को देख लेते हैं, ये पर्पल वाला, फिर हम इस रेड की तरफ आएंगे, फिर इस रेड को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर्पल। ये पर्पल लाइन जो है हमारे पास, द पर्पल लाइन, ये किस किस्म के सॉलिड्स के बारे में बात कर रही है, प्लास्टिक्स के बारे में बात कर रही है, प्लास्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पर ये पर्पल लाइन रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, पर्पल लाइन रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, बिहेवियर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। एग्जिबिट परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन फोर्स। हाँ, अब ज़रा इसको समझ लीजिए, ये पर्पल वाला, आपने दोनों केसेस के अंदर एक बात नोट की होगी, ये पहले वाली जो ब्लू लाइन वाला जो है हमारे पास, और दूसरा वाला ये ग्रीन वाला जो है, ये इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे, स्ट्रेस रिमूव करेंगे, तो फ़ौरन जो जितनी भी स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है ना, वो दोबारा बैक हो जाएगी। आपने मिसाल के तौर पर यहाँ से पकड़ के इसको इतना खींच दिया है, तो ये आने के बाद आप यहाँ से स्ट्रेस रिमूव करेंगे ना, दोबारा ये पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ, और यही बात आपने इसमें भी देखी, ब्लू वाले में भी देखी, यही बात आपने ग्रीन वाले में भी देखी, यहाँ तक इलास्टिसिटी आपने देखी। उसके बाद तो क्योंकि ये विस्को इलास्टिक था ना, ठीक है, तो यहीं तक सिर्फ इलास्टिसिटी आपने इसके अंदर देखी, उसके बाद इलास्टिसिटी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा इलास्टिसिटी वाला मामला।
लेकिन ये जो पर्पल लाइन है इसके अंदर इलास्टिसिटी है ही नहीं जी। आप इसको डिफॉर्म करेंगे ना तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। आप फोर्स लगाते रहें ये परमानेंटली डिफॉर्म होता रहेगा। आप फोर्स हटाएंगे तो ये बैक नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। इलास्टिसिटी नहीं होती इसके अंदर, इलास्टिसिटी नहीं होती। एग्जिबिट मतलब होता है शो करेगा परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन फोर्स। ठीक है भाई। टिल ब्रेक्स, टिल ब्रेक्स। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास चौथा ये रेड वाला आ जाता है फाइनली। ये रेड वाले में हमारे पास ऐसे सॉलिड्स हैं जो डिफॉर्म होते ही नहीं है भाई। अब रेड इसीलिए उसको रेड लाइन का बताया गया है, रेड खतरे की अलामत। अब इसको देख लेते हैं, ये सेकंड वाला, ठीक है, रेड लाइन, द रेड लाइन। इसमें जो सॉलिड्स हैं वो नॉन डक्टाइल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन डक्टाइल है। ठीक है भाई। रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल। नॉट डक्टाइल, जो कि डक्टाइल नहीं है। स्ट्रॉन्ग मटेरियल, नॉट डक्टाइल, जो कि डक्टाइल नहीं है। स्ट्रेच वेरी लिटिल, स्ट्रेच वेरी लिटिल, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेच होंगे, उसके बाद टूट जाएंगे। स्ट्रेच वेरी लिटिल एंड ब्रेक्स, स्ट्रेच वेरी लिटिल एंड ब्रेक्स। इसमें जो हमारे पास ब्रेक्स, इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो स्टील वायर है। स्टील की वायर आप ले लीजिए। ठीक है भाई, ये भी हो गया। पांचवें नंबर पे जो हमारे पास सॉलिड है वो यहाँ पर इस ग्राफ में नहीं बताया गया, वो है हमारे पास पॉलीमेरिक मटेरियल। क्यों नहीं इस ग्राफ में बताया गया? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पॉलीमेरिक मटेरियल, पॉलीमेरिक मटेरियल। अगर मैं कहूँ पॉलीमेरिक मटेरियल, आपने प्लास्टिक्स की टाइप्स देखी हैं, इसके बारे में कुछ लिखवाऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ले लें आप, बहुत है, क्योंकि इतना ही आपकी बुक में बताया गया है। आपने प्लास्टिक्स की टाइप देखी है? आपके पास जो रबर होता है, रबर बैंड, ये क्या है? रबर, तो ये तो रबर बैंड है। आपने कुछ प्लास्टिक्स की ऐसी टाइप्स भी देखी होंगी जो बड़ी सॉफ्ट हैं। प्लास्टिक्स की कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जो कि बहुत हार्ड हैं। प्लास्टिक की कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जो कि ना इतनी ज़्यादा हार्ड है ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स है ना हमारी ज़िंदगी में। कितने किस्मों के प्लास्टिक्स हैं, हार्ड भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, स्टिफ भी हैं, डक्टाइल भी हैं, नॉन डक्टाइल भी हैं। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिनकी आप ट्यूब्स बना सकते हैं, पानी की लाइनें बिछी हुई होती हैं। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनकी आप ट्यूब्स नहीं बना सकते, उनसे पानी की लाइनें नहीं बना सकते, उनसे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा भी प्लास्टिक होता है जो कि आपकी जो तारें हैं घरों में, जो बिजली की तारें हैं, उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। आपका जो मोबाइल है उसका जो चार्जर है उसकी तार देखें, सॉफ्ट प्लास्टिक है ना। ये कलेक्टिवली सारा का सारा पॉलीमेरिक मटेरियल कहलाता है। पॉलीमेरिक मटेरियल कलेक्टिवली ये सारा का सारा क्या कहलाता है? पॉलीमेरिक मटेरियल। प्लास्टिक उसमें से एक है जिसको अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला पर्पल वाला प्लास्टिक था ना। प्लास्टिक एक किस्म का पॉलीमेरिक मटेरियल है, बस एक किस्म का, और बहुत, लेकिन हम इनको सबको एक ही नाम देते हैं, भाई ये प्लास्टिक का बना हुआ है। नहीं, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक ये पॉलीमेरिक मटेरियल तो है। प्लास्टिक, सब सारे प्लास्टिक पॉलीमेरिक मटेरियल नहीं होते, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन हम क्योंकि आम जिंदगी में सबको प्लास्टिक प्लास्टिक ही बोल रहे होते हैं। प्लास्टिक वही है जो कि अभी जिसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, ये वाला पर्पल लाइन वाला, और वो प्लास्टिक पॉलीमेरिक मटेरियल की एक टाइप है। अब पॉलीमेरिक मटेरियल की बात करें तो ऐसे भी हैं जो कि इलास्टिसिटी शो करते हैं, ऐसे भी हैं जो विस्को इलास्टिसिटी शो करते हैं, ऐसे भी हैं जो इतने रिजिड हैं रेड वाले की तरह के थोड़े से ही स्ट्रेच करने पर टूट जाते हैं, ऐसे भी हैं जो रबर बैंड की तरह लंबे खींचते चले जाएं, खींचते चले जाएंगे। मतलब एक पूरी दुनिया आबाद है इस पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर। इसीलिए इसका ग्राफ भी यहाँ पर
नहीं बताया गया। तो सिर्फ इसका अभी आपको इंट्रोडक्शन देना मकसद था कि आप इस तरह पॉलीमेरिक मटेरियल को समझ लें, ठीक है। तो इस पर जब स्ट्रेस अप्लाई होगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये पॉलीमेरिक मटेरियल है कौन सा वाला, ये ब्लू लाइन वाला है, ये रेड लाइन वाला है, ये ग्रीन लाइन वाला है, या पर्पल लाइन वाला है। उसी के हिसाब से आप उसको चेक कर सकेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो भी एक ग्राफ का ही है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।